नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। और वक्त हो चला है मसला का, और मसला में आज हम बात करेंगे बीजेपी के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की। दरअसल 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी इन दिनों जी तोड़ कोशिशें करने में जुटी हुई है और फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए जीत के लिए मनोहर मंत्र दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी आगामी कुछ दिनों में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करने जा रही है। तो सरकार को घेरने की रेस में इनेलो भी पीछे नहीं है। करनाल पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को यह सिखाया जाता है कि कैसे अगले 2 साल जनता को लूटना है। चौटाला ने यह भी कहा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और भ्रष्टाचारियों के ऊपर सीएम मनोहर का हाथ है। प्रदेश की सियासत में वैसे मसले तो बहुत हैं, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं मसला में चर्चा की शुरुआत। दो 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी प्रशिक्षण शिविर में दे रहे जीत का मंत्र। अभय चौटाला का सरकार पर वार। शिविर में कार्यकर्ताओं को सिखा रहे 2 साल कैसे लूटेगी सरकार। 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी इन दिनों जी तोड़ कोशिशें करने में जुटी है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहले दिन प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, गृह मंत्री अनिल विज भी पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, भूपेंद्र सिंह यादव भी शिविर में पहुंचे, जबकि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन 4 सत्र हुए। पहले सत्र को सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना बीजेपी की सोच। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई पाट रही सरकार। कम्युनिस्टों का खाई पाटने का तरीका गलत। कम्युनिस्ट अमीरों को लूटकर गरीब बनाना चाहते हैं। बीजेपी गरीबों को अमीरों के बराबर खड़ा करना चाहती है। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का ब्रह्म मंत्र देने में जुटी है, ताकि 24 में बीजेपी केंद्र और प्रदेश के सिंहासन पर फिर से काबिज हो सके। लेकिन इन सबसे इतर दूसरी ओर करनाल के महाराणा प्रताप धर्मशाला में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इनेलो नेता और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला पहुंचे और उनकी ही मौजूदगी में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने भी इनेलो का दामन थाम लिया। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी प्रशिक्षण शिविर इसलिए चलाती है ताकि कार्यकर्ताओं को बताया जा सके कि कैसे जनता को लूटना है। इसके साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो गांव-गांव जाकर प्रदेश सरकार में हुए घोटालों को उजागर करने का काम करेगी। बीजेपी का प्रशिक्षण जो है इस बात को लेकर के चल रहा है कि अगले 2 साल में और इस प्रदेश को कैसे लूटना है। बदमाश का हौसला तभी बढ़ता है जब सरकार का संरक्षण मिलता है। अगर सरकार का संरक्षण नहीं होगा तो फिर मान के चलो चाहे कितना ही बड़ा बदमाश हो, उसको सरकार के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और मान के चलो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे अजय सिंह ने चौटाला साहब की पीठ में छुरा घोंपने का काम, गद्दारी करने का काम किया, वैसे ही दुष्यंत चौटाला भी अजय सिंह के साथ गद्दारी करेगा। मैं कह रहा हूं कि सरकार नाम की चीज नहीं है, जंगल का राज है। लुटेरे हैं, राज थोड़ा ही है, तो प्रदेश को लूटने में लगे हैं। कमीशन पे चल रहा है पूरा प्रदेश। एक और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने सत्ता वापसी और जनता का विश्वास जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत फिर से करने जा रही है, जबकि तीसरे मोर्चे पर इनेलो भी 2024 के रण के लिए खुद को तैयार कर रही है।
ताकि प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी पर ब्रेक लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं फरीदाबाद में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान हमारे संवाददाता ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी खास बातचीत की है प्रशिक्षण शिविर को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। सूरजकुंड में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। दूसरा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कृष्णपाल जी, केंद्रीय मंत्री। यहाँ पर हालांकि बीजेपी के सभी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता मौजूद हैं। 350 की संख्या है, लेकिन क्या प्लानिंग रहेगी, क्या मंथन होगा, ये जानते हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर से। मंत्री जी, आपका स्वागत है हर खबर में। मंत्री जी, किस तरीके का मंथन चल रहा है, किस तरीके का चिंतन चल रहा है, सरकार आपकी है? देखिए संजय जी, ये चिंतन शिविर, ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी की नियमित प्रक्रिया है। मंडल से लेके केंद्र तक, पार्षद से लेके सांसद तक, ये लगातार नियमित रूप से ये हमारे प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। और इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रीति नीति, कार्य पद्धति, पार्टी का विचार, तो ये सारी चीज़ें इसमें, मतलब प्रशिक्षण का मतलब लोग, कार्यकर्ता सीखने के लिए आता है। प्रशिक्षण का मतलब ही सीखना है। और पिछले 8 साल से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सफलता के साथ सरकारें चल रही हैं। और पहला सत्र आदरणीय मनोहर जी ने लिया, और जो उनका सबसे पसंद किए वाला विषय है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे करना है, कल्याण कैसे करना है। 8 सालों में मनोहर जी की सरकार ने अंतिम व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं दी हैं, कैसे उनका कल्याण किया है और कैसे भ्रष्टाचार पर चोट की है, उस सब विषय में पूरी जानकारी उन्होंने पहले सत्र में दी है। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रशिक्षण शिविर नियमित प्रक्रिया है और इसमें लोगों को सीखने को मिलता है, और सीखने का नाम ही प्रशिक्षण है। मंत्री जी, ये कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारी है। दूसरी पार्टियों ने संगठन भी खड़ा नहीं किया, 2.5 साल सरकार को हुआ है, आप 2024 की तैयारियों में लग गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जिसके कार्यकर्ता हमेशा तैयार हैं, लेकिन इसमें कोई चुनावी चर्चा नहीं है। ये प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण में सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन चुनाव कहीं भी इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा नहीं है। चुनाव तो सीधे अब चर्चा की शुरुआत करते हैं मसला में। आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। कृष्ण कुटेल जी हैं, प्रवक्ता इनेलो के, आपका बहुत स्वागत है। अमित नेहरा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विदु रावल साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टीना कर्मवीर जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विदु रावल साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। लगातार ये बताया जा रहा है कि शिविर चलाया जा रहा है और शिविर में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से अवगत कराया जा रहा है और बताना है कि जनता के बीच में कैसे जाना है और किन बातों को रखना। वहीं दूसरी ओर करनाल पहुंचे अभय चौटाला कह रहे हैं कि अगले 2 साल जनता को कैसे लूटना है, अब इसलिए शिविर चला रहे हैं और शिविर में यही सब सिखाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के इस कीचड़ में कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जिस प्रकार से कांग्रेस और ये अभय चौटाला की पार्टियों जैसी जो गंदगी फैलाई हुई थी, जिन लोगों ने अंधेरा फैलाया हुआ था, उस अंधेरे में दीपक की तरह भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी लो प्रज्वलित होती है, प्रकाश देती है। किस प्रकार से ये लोग अलग अलग बातें कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उन्हें पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसका केंद्र में दूसरी बार हमें सेवा करने का अवसर मिला है, इसके साथ साथ विभिन्न प्रदेशों में हमारी सरकार है। अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर किस प्रकार दक्षिण तक हमारी सरकारें निरंतर रही हैं, पहले भी रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। जहां पर भाजपा को एक बार सेवा करने का अवसर मिल जाता है, बार बार भाजपा को जनता चाहती है कि भाजपा रहे। और अभय चौटाला जी की पार्टी जो कभी हरियाणा के अंदर राज किया करती थी, और अभय चौटाला जी के पिताजी कहा करते थे कि जब तक जीऊंगा राज करूंगा, और अगली भी 7 पुश्तों का जुगाड़ बना गया हूं। वो आज तिहाड़ से 10 साल की जेल किसने काट कर आए हैं? स्वतंत्रता संग्राम में गए थे क्या?
3206 पात्र लोगों का चूल्हा बुझाकर बेशर्मी के साथ उन्होंने लिस्ट बदली थी, उसके कसूरवार हैं वो। और अलमारी को पीछे से काटकर उन्होंने लिस्ट जिस तरह फाड़ी थी, वो भी अपने आप में एक जो है नया तजुर्बा था। तो वो उनके पिताजी तिहाड़ के अंदर पहले एक 10 साल काट कर आए, अब फिर जो है थोड़े दिनों बाद तिहाड़ में चले गए। विदुर रावल साहब ये तो ये भी कह रहे हैं, विदुर रावल साहब, चौटाला साहब ने यह भी कहा है कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, सरकार लुटेरी है। और उन्होंने दुष्यंत चौटाला के लिए भी बयान दिया है, कहा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला भी अजय सिंह के साथ गद्दारी करेंगे। तमाम बड़ी बातें, गैंगस्टर को आप संरक्षण दे रहे हैं, प्रदेश में गैंगवार हो रहे हैं तो उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। कई सारे मसले उन्होंने उठाए हैं और सरकार पर आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला जी की पार्टी की जनता में किस प्रकार की छवि है और किस प्रकार की उनकी राजनीति रही है, वो गैंगस्टर विरोधी रही है या गैंगस्टर की समर्थक रही है, इस बारे में मैं टिप्पणी करूंगा तो मुझे लगता है कि सटीक नहीं कर पाऊंगा। प्रदेश की जनता का एक एक आदमी जानता है उनकी राजनीतिक कौशल किस प्रकार के हैं, वो क्या स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उनका, किस प्रकार से तेजा फार्म हाउस पर वो कितना सम्मान किया करते थे अपने विधायकों तक का। अब उनसे अगर सर्टिफिकेट लेना पड़े, देखिए ध्यान करने की बात है, जब सज्जनों को अगर असुर जो है आंकने लगेंगे तो वो इस प्रकार थोड़ी आंकेंगे। और मैं किसी को सज्जन और किसी को भी असुर नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक उक्ति बता रहा हूं कि किस प्रकार से कोई भी जब खड़ा होगा तो खुद किस प्रकार का है। अभय चौटाला जी बहुत अच्छी छवि रखते होंगे, तो तभी उनके कारण उनकी पार्टी पूरे 90 में से केवल 1 सीट पर सिमट गई है। इसी कारण से अपना जब चुनाव वो छाती पर हाथ मारकर गए थे, ये कहने कि मैं जो है ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, जब उपचुनाव दोबारा लड़े तो उनके जीत का मार्जिन आधा रह गया। बड़ी बड़ी बातें करके जनता में जिन लोगों की स्वीकार्यता नहीं है, जो लठैतों के दम पर चुनाव लड़ते और जीतते रहे हों, वो जब दूसरों को इस प्रकार का आरोप लगाएं तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। मुझे लगता नहीं कि इस डिबेट में इससे अधिक स्थान, इससे अधिक समय जो है अभय चौटाला की वाहियात बयान को देना चाहिए। ठीक सर, लौटता हूं आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरोप लगाना बेहद आसान है, ये कह रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ, ये तमाम बातें एक अलग और है। लेकिन आप कैसे देखते हैं, प्रशिक्षण शिविर की अगर बात कर रहे हैं तो क्या जो अभय चौटाला कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? अभय चौटाला जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है, क्योंकि बीजेपी जो है, जो प्रशिक्षण शिविर फरीदाबाद के अंदर चल रहा है, तो ये अपने प्रशिक्षण शिविर के अंदर यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अभी और 2 साल जो बाकी है जनता को कैसे लूटना है। क्योंकि आप देख रहे हैं जनता जानती है कि किस प्रकार से इन लोगों ने लूटने का काम किया। जैसा कि सिटी करनाल, जो सीएम सिटी करनाल है, करनाल के अंदर पहले तो जो है कि फर्जी आईडी तैयार कर, फिर फर्जी आईडी के आधार पर फर्जी रजिस्ट्रियां तैयार कर, और फिर जो है कि गरीबों के मकान तोड़ने का काम जो है कि भाजपा सरकार जो है कि वो कर रही है। और फिर जो अधिकारी उसके अंदर लिप्त थे उनको जो है कि बहाल कर और गुड़गांव के अंदर लगा करके ये सीधा जो है कि इसका मतलब है कि अभी और जो प्रशिक्षण शिविर इन लोगों ने चलाया है, अभी और जनता को किस प्रकार से लूटना है, वो क्या पॉइंट्स है। और मुख्य रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि बेरोजगारी के मामले के अंदर जो है कि हरियाणा नंबर 1 है। युवाओं को जो है कि इन्होंने जो है कि घर बैठा दिया है। अभी जो 2020 के अंदर जो क्लर्क भर्ती किए थे और उनको घर पर जो है कि बैठाने का काम जो है कि ये सरकार कर रही है। जनता इस बात को जानती है और आज जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि हमारा जो HSSP और HPSC जो है, ये दोनों जो है कि प्रदेश को लूटने के ऊपर लगे हुए। गलत तरीके से जो है कि नौकरियां वहां पर दी जाती है, पेपर लीक होते हैं। और दूसरा जो है कि HSSP और CM कार्यालय की मिली भगत से जो है कि आज युवाओं के साथ खिलवाड़ है। और ये तमाम बातें जो है कि जनता जो है कि वो जानती है, अच्छी प्रकार से जानती है। और जो अभी अभय चौटाला जी के बारे में बोल रहे थे, तो अभय चौटाला जी ने जो है किसानों के पक्ष में, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर आधारित पार्टी है, चौधरी देवीलाल का पौधा लगाया हुआ है। और जिसकी बदौलत आज आप यहाँ पर बैठ करके बोल रहे हैं, आप चौधरी देवीलाल की बदौलत ही जो है कि आप यहाँ तक अप हुए हैं। क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने ही आप लोगों को जो है कि अपने साथ मिलाकर के जो है कि और आप तक सत्ता पहुंचाने का जो है कि वो काम किया है। और आज आप तरह तरह के जो है कि
बयानबाजी करके जो है कि तरह तरह के आरोप लगा करके जो है कि आप जो है कि बदनाम करने का काम करें। जनता जो है कि सब जानती है कि कौन कितना झूठा है और कितना सच्चा है, और जो है कि मुख्य रूप से जो है कि जब मतदान होगा 24 के लिए तो जनता साफ कर देगी कि जनता किसके ऊपर विश्वास करती है। हमारे साथ में अमित नेहरा जी भी जुड़े हैं, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले टीना करवीर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ हुड्डा सरकार, हुड्डा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में थे तो हर जन का ख्याल रखा जाता था, और अब प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जो है नाकामी निकम्मी सरकार है। कल उन्होंने बोला कि प्रदेश की सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है और जनता का न तो किसी तरह से ख्याल रखा जा रहा है, और घोटालों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों तक सरकार नहीं पहुंचना चाहती है। अब ऐसे में अब बीजेपी का शिविर भी चल रहा है, और अगर बीजेपी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने की कोशिश कर रही है, बता रही है कि पार्टी की नीति को कैसे पहुंचाना है जनता के बीच में, इसको कैसे देखते हैं फिर आप? देखिए, अब इनके पास समय बहुत कम बचा है। अब ये सोच रहे हैं कि दोनों हाथों से लूट लिया जाए, इसलिए एक अपने कार्यकर्ताओं को सिखा रहे हैं कि भाई अब आपके पास समय कम है, जितना हो सके अपने नेताओं का घर भरिए, और कार्यकर्ताओं भी अपना जितना घर भर सकते हैं भरिए। क्योंकि अभी देखिए, विदु जी जो बैठे हैं फरीदाबाद में बैठे हैं, फरीदाबाद में नगर निगम का घोटाला अभी सामने आया है। ये कह रहे हैं, अब इनको अपने लीडरशिप से एक सलाह देनी चाहिए। मुझे लगता है अगर विदु रावल की बात लीडरशिप सुनती है तो इनको बताना चाहिए कि महज 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है हरियाणा की, और उसमें भी आप देखिए कर्ज कितना है हरियाणा प्रदेश के ऊपर, 3,24,448 करोड़ रुपया कर्ज चढ़ गया है। इनको तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, बताना चाहिए इतना कर्ज चढ़ा कैसे है। ये जनता का पैसा शिविर पे खर्च कर रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, जनता को वो पैसा जो है वो जनता का पैसा है, उनके विकास पर खर्च करना चाहिए था इनको पैसा। जिस तरीके से ये सिर्फ अपने नेताओं का घर भरने में लगे हुए हैं, उससे इनको बाहर निकलना चाहिए। आज जो ये जो शिविर रख रहे हैं, कर रहे हैं, इनको एक सलाह है मेरी कि बुजुर्गों और बेसहाराओं को जो इन्होंने 4,76,000 ये बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने जो काटी है, इन पर इनको सवाल उठाना चाहिए। अगर ये इनकी बात सुनी जा रही है तो इनको ये बात रखनी चाहिए कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। लेकिन ये क्या करेंगे, ये तो शिविर का जिस तरीके से सत्ता की मलाई चाट कर वापिस आ जाएंगे। शिविर में ऐसे सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि अगर ये नैतिक रूप से अगर ये एक अच्छे व्यक्ति हैं और अपनी प्रवक्ता का एक दायित्व निभा रहे हैं, तो अपनी पार्टी को ऐसे सवाल उठाने चाहिए कि हम विकास के नाम पर आए थे और हम आज क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। खट्टर जो कि कहें, या खट्टर सरकार क्या कहें, मनोहर सरकार कह रहे हैं ना ये लोग, मनोहर सरकार या इस तरीके का कुछ नहीं, एकदम खटारा सरकार है, ऐसे कह सकते हैं हम। क्योंकि प्रदेश में हर एक व्यक्ति, आपको मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि यहाँ से जो बच्चा पढ़कर जा रहा है वो और प्रदेश में जाके नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी मांग रहा है, और वो नौकरी किस तरीके की कर रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर। आप अपने प्रदेश में नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे देखिए कहाँ अलग अलग देने के लिए 75% आरक्षण तो बना दिया, और ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नौकरी देने के लिए मनोहर सरकार ने 75% आरक्षण का कानून बना दिया है। कह रहे हैं कि हम आरक्षण तो सर आरक्षण तो ये पंचायती राज में 50% महिलाओं को भी देने वाले थे। कहाँ गया इनका आरक्षण? आरक्षण तो इनको देना चाहिए ना। पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या करना है इनको? कोई नहीं, इनको सिर्फ जुमलेबाजी, जो ये अब ये इन शब्दों पर बैन लगा रहे हैं ना कि ये शब्द में नहीं बोलने चाहिए। जुमलेबाजी तो इन्हीं लोगों के गड़े हुए शब्द हैं, और ये सिर्फ झुंझुना पकड़ा देते हैं। जैसे बच्चे को अगर चुप कराना हो तो एक झुंझुना दे दो, वो चुप हो जाता है। ये प्रदेश की जनता को वही कर रहे हैं कि एक झुंझुना दे देते हैं। जनता जो है अभी इनका, क्योंकि अब उनको पता है कि अब इनकी सरकार 2 साल ये घसीट के सरकार चला रहे हैं। जबकि मनोहर खट्टर जी को तो मैं एक सलाह देती हूँ कि सामने आए और कह दे कि भाई मेरे से नहीं सरकार चल रही है, मैं ये अपना दायित्व छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं हार चुका हूँ। लेकिन ये अपने ही गुरूर या ये कहे घमंडी जवाब ले लेते हैं टीना जी, जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर विदु रावल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं, फिर अमित नेहरा जी मैं आपके पास भी आऊंगा। विदु रावल जी जवाब दीजिए, फिर अमित नेहरा जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे 2 लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। मुझे आवाज भी रिपीट होने लगी, प्लीज इसको ठीक है साउंड को ठीक करवा। टीना बहन ने बहुत सारी सलाहें दी हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है इसलिए वो गलत सलाह दे गई।
अब मैं जानकारी भी देता हूं और उस जानकारी के साथ साथ उनको बताता हूं कि सलाह कहां पर दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आज इनके नेता हैं और हर प्रकार से कांग्रेस को उन्होंने सबलेट किया हुआ। तो जाकर अपने नेता को सलाह देकर आओ कि जो आपके नेता एक भी फसल केंद्र से इतर एक भी फसल जो है एमएसपी पर नहीं खरीदते थे, क्यों नहीं खरीदते थे? उन्हें खरीदनी चाहिए थी और अगर नहीं खरीद पाए तो कम से कम माफी मांगे, ये सलाह देकर आओ। भावांतर भरपाई योजना जो किसानों के लिए हम लेकर आए, एक बार टीना जी जवाब लेते फिर आएंगे आपके पास। अच्छी मैनर्स नहीं है ये, अच्छी मैनर्स नहीं है बीच में बोलना। चलिए एक सलाह और देकर आना, भावांतर भरपाई के तहत जिस प्रकार से लाखों और करोड़ों किसानों को हम लाभ पहुंचा रहे हैं, ये लाभ की बात जो है हुड्डा साहब को भी पता होनी चाहिए थी, नहीं उन्होंने किया। कम से कम माफी मांग ले, इसकी सलाह देकर आना। हुड्डा साहब 2-2 रुपए के चेक बांटा करते थे, मेरे पास भी पड़े हैं ऐसे चेकों की फोटोकॉपियां, मैं उनको दिखा दूंगा। आज जब 1966 जब से हरियाणा बना तब से लेकर 2014 तक केवल 2350 करोड़ हरियाणा के किसानों को अलग अलग तरीके से मुआवजे में मिला था। 48 सालों में कितना? 2350 करोड़ रुपया। और आज जब केवल, ये बीच में कौन बोल रहा है? ये बीच में कौन बोल रहा है? ठीक है टीना जी, विदु रावल साहब जी कट टू कट बात करिए अपनी बात, जो आरोप लगाए हैं आरोप का जवाब आरोपों से। सलाह मैं आरोप का जवाब आरोप से नहीं दे रहा हूं, आरोप का जवाब इस बात से दे रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। 48 सालों में 2350 करोड़ और केवल 7.25 साल में, सुनो कान खोलकर सुनो, 8912 8912 करोड़ 48 साल में जितना बना उससे 4 गुना ज्यादा केवल 8 साल में हरियाणा के किसानों को खाते में डालकर दिया है। और इसके लिए हुड्डा साहब को शर्म महसूस करनी चाहिए। ये सलाह जरूर देकर आना, प्रवक्ता का धर्म निभाना, उनको ये नहीं बताना कि 10 साल। ठीक है दोनों जवाब। ठीक है देखिए, रोकना चाहूंगा मैं, अब रोकना चाहूंगा। एक आंकड़ा विवेक जी रिक्वेस्टफुली। हाँ 10 सेकंड, अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी मुझे जाना है प्लीज। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। हुड्डा साहब ने अपने 10 साल में 2004 से लेकर 14 तक 62,322 नौकरियां दी थी और उसमें भी 4,500 नौकरियों की ज्वाइनिंग आकर हमने दी थी। हम पिछले 8 साल में जो है 90,000 से अधिक नौकरियां दे चुके हैं और ये नौकरियां नहीं है, केवल इनकी ज्वाइनिंग भी है, इनकी पहली तनख्वाह भी आ गई है। हुड्डा साहब के समय 10% कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, हम 30% तक शर्म महसूस जाकर हुड्डा साहब को ना। अगर ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अमित नेहरा जी मैं आपके पास आऊंगा। राज्य में जो सियासी गतिविधियां चल रही हैं नेहरा साहब, अगर उनको देखा जाए, बीजेपी प्रशिक्षण शिविर कर रही है 2024 की तैयारियों के लिए कि जनता के बीच में आखिरकार कैसे जाना है, जनता को क्या बताना है और कैसे रिझाना है कि आप वापस फिर आइए, हमें वोट दीजिए। अगर बीजेपी ऐसा कर रही है और उस पर अगर चौटाला साहब ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल जनता को लूटने की तैयारी और 2 साल कैसे लूटना है जनता को, इसका मंत्र दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं नेहरा साहब? देखिए, ये तो पार्टी जाने प्रशिक्षण शिविर दे रही है, तो ये तो हर पार्टी अपना काम करती है, फिर कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो इस तरह के तो अमित नेहरा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, वापस लौटेंगे अमित नेहरा जी आपके पास भी। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विदु रावल जी आप जवाब कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है फिर मैं आता हूं। कृष्ण कुटेल जी का जवाब दे देता हूं। एक मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि सवाल मुझसे है, तो एक जो भी कोई सवाल पूछे मुझे अवसर जरूर देना, चाहे 10 सेकंड का देना। इन्होंने कहा लूट की और खसूट की बात कही, HPSC और HSSC की बात कही। मुझे हैरानी हुई कि इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता को HPSC और HSSC का पता भी है। इनके नेता ने कुरुक्षेत्र के अंदर 2017 में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था यह खट्टर की मेरिट लिस्ट को फाड़ दूंगा। कार्यकर्ताओं एक बार सत्ता में ला दियो, खट्टर की मेरिट लिस्ट को फाड़ दूंगा और तुम एक बार सरकार बना दियो, तुम्हारे बच्चे लगाऊंगा। इनके दूसरे नेता जो इनकी पार्टी के सुप्रीमो हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी, वो जेल से रिहा होकर, बीच में मत बोलो, तमीज सीखो। नेहरा जी बोल, अच्छा बीच में, मुझे नहीं पता था नेहरा जी, एक बार मुझे नेहरा जी। ठीक है कृष्ण कुटेल साहब भी नेहरा जी जुड़ गए हमारे साथ, मैं ये बता रहा था। एक वाक्य पूरा करने दीजिए। ठीक है कुटेल साहब आएंगे, आप जवाब दीजिएगा, आऊंगा जवाब दीजिएगा। ओम प्रकाश चौटाला जी, जब ओम प्रकाश चौटाला जी तिहाड़ की पहली पारी पूरी कर रहे थे, उस बीच में फरलो पर आए थे,
तो उन्होंने आकर ये कहा था, कार्यकर्ताओं एक बार सरकार बना दियो, 7 पुश्तों का जुगाड़ बेच दूंगा। 7 पुश्तों का जुगाड़ कैसे बनाना था उन्होंने? वो कहते थे कार्यकर्ताओं एक बार सरकार बना दियो, 7 पुश्तों का जुगाड़ बना दूंगा। 7 पुश्तों का जुगाड़ के अपना फार्म हाउस बेचकर बनाना था, हरियाणा की जनता को लूट कर इन्होंने बनाना था। और इसलिए तिहाड़ के अंदर इन्होंने इतना लंबा पारी पूरी किया है, इसलिए तिहाड़ के अंदर दूसरी बार गए हैं और इसलिए इनकी संपत्ति जो जब्त हुई है। 1978 में चौधरी देवीलाल जी का इन्होंने नाम लिया। चौधरी देवीलाल जी इस हरियाणा के प्रेरणा पुरुष हैं। चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों पर चौटाला साहब चलते तो चौधरी देवीलाल जी घड़ी के स्मगलिंग में पकड़े गए 1978 में। ओम प्रकाश चौटाला को अपने बेदखल ना करते। उस समय देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी उनके समर्थन से मोरारजी भाई की सरकार चल रही थी। अपने बेदखल किया था? नहीं किया तो बता दें। यहाँ पर आकर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। एक बार तुलना तो करो हमसे अपनी। ठीक है विदुर रावल साहब, लौटता हूं आपके पास। अमित नेहरा जी से अभी हमारा संपर्क हो नहीं पाया है, मैं वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। कृष्ण कुटेल साहब, हाँ अमित नेहरा जी से हमारा संपर्क हो गया। अमित नेहरा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, तो अपने इस तरह के जो शिविर है वो लगाती रहती है। रही बात अभय चौटाला की इस शिविर पे टिप्पणी, तो सीधा सा जवाब ये है कि एक दूसरे को अच्छी तरह जानती है दोनों पार्टियां, ठीक है ना। अभय चौटाला बीजेपी को अच्छी तरह जानते हैं, बीजेपी अभय चौटाला को अच्छी तरह जानती है, क्योंकि चौधरी देवीलाल के समय भी है ना 1975 से लेकर 1980 तक सरकार बनाई थी दोनों ने मिलके। फिर 1987 से 1990 तक ये मिलके रहे। नेहरा साहब वो ठीक है, लेकिन जो प्रदेश में मौजूदा वक्त में जो सियासी उठापटक चल रही है, अगर बीजेपी शिविर कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेंड कर रही है कि आपको पार्टी की जो रीति है, नीति है, विचारधारा है, उनको कैसे लेकर के जनता के बीच में जाना है और जो अपनी पैठ जनता के बीच उसको कैसे और ज्यादा बढ़ानी है, क्योंकि सरकार 2024 में बनानी है। और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि बीजेपी के शिविर में सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि ये जनता को लूटने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे लूटना है। अब मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो लेटेस्ट जो इन्होंने सरकार आपस में दोनों ने मिलकर बनाई थी 1999 से 2004 तक इनका गठबंधन चला था। कोई बात एक दूसरे के गुण दोष अच्छी तरह समझते हैं, तो इसमें ज्यादा टिप्पणी क्या की जाए। दूसरी बात ये है कि जो मुद्दे हैं उन पे इनकी राय अलग होती है और विरोधाभासी जो बयान है वो अलग हैं। हालिया अगर देखें पिछले 1-2 महीने की इनके दोनों की पार्टियों की और अभय चौटाला का जो रुख देखें, तो हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी के साथ चले गए थे, तो इस वक्त का धर्म तो नहीं निभाया अभय सिंह चौटाला ने। अभी जो 18 तारीख को प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है उसकी वोटिंग होनी है, तो ये सीधे सीधे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, बयान देना एक अलग बात है, आप मुद्दे पे किसकी तरफ हैं, प्रैक्टिकल में आप किधर है वो ज्यादा मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि वो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ, ये हो सकता है ये आईवाश हो, तो दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हो, ठीक है, आप बाहर से कुछ कह देना, लेकिन अंदर एक। ठीक सर, बताइए कृष्ण कुटेल साहब, क्या सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी बयानबाजी हो रही है या वाकई में अंदर खाने से जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है? अभी नेहरा साहब जी ने जो कहा है कि भी बीजेपी की तरफ जो है कि उनका रुझान है, जैसे कि पीछे राज्यसभा का जो चुनाव था, राज्यसभा के अंदर जो कि बीजेपी की तरफ वोट देना, तो इस बात का संकेत देता है कि भी अभय चौटाला जी तो बीजेपी के साथ था। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा जी के जो भाई मनु शर्मा जी जो थे, जो तिहाड़ जेल में थे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी वहां पर थे, और लेकिन मनु शर्मा ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए जो काम किया तो उस कर्ज को उतारने के लिए देखिए चौधरी अभय चौटाला जी ने जो है कि अपना वोट देकर जो है कि कर्ज को निभाने का जो है कि वो काम किया। तो राष्ट्रपति चुनाव में किसको वोट देंगे? और दूसरा जो है कि अभी 18 तारीख को जो चुनाव है वो अभय चौटाला जी जो है वोट देंगे, तो वो सही जहां उसका उचित राइट जो होगा तो वो वोट वहां पर देने का जो है कि वो काम करेंगे। और रही विदुर रावल जी जो यहाँ पर बोल रहे थे, लेकिन मैं विदुर रावल जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरे गांव के नजदीक के हैं, साथ ही कोई ज्यादा दूर नहीं है, हमारा फासला जो है कि लगभग 10 किलोमीटर का फासला है, और इन्हीं के क्षेत्र के विधायक है, मेरे गांव के विधायक हैं। और कल गांव कुटेल के अंदर एक लड़का जो है कि बिजली की तार लगने से, करंट लगने से मर गया।
विषय नहीं है तो प्रश्न जो है कि आप बैठ करके जो बोल रहे हैं ना, तो उसका जवाब तो दे आप लोग। अरे विधायक के गांव के अंदर ही जो है कि 12,000 वोल्टेज की जो है कि पावर जो है कि व्यायामशाला के ऊपर से निकलती है और बच्चे वहां जो है कि करंट लग करके जो है कि क्या क्या जवाब देंगे? तो यही तो प्रश्न दे रहे हैं कि आप लोगों को कैसे मारने का काम जो है कि विवेक जी एक बार प्लीज डिबेट को ऑर्डर में लेकर ठीक है, मुद्दे पे रहिए। अभी मुद्दा देखिए, मुद्दे पे है। जो झूठ बोल रहे हैं तो हमारा यही है कि जनता जो ये प्रशिक्षण शिविर जो दे रहे हैं, तो यही प्रशिक्षण शिविर दे रहे हैं कि ताकि जो है कि आने वाले समय के अंदर फिर जनता को और कैसे गुमराह किया जाए। ठीक है, हम पूछ लेते हैं विदु रावल साहब से पूछ लेते हैं। सुनिए, विदु रावल साहब से पूछ लेते हैं। विदु रावल जी, आखिर आप ऐसा सिखा क्या रहे हैं प्रशिक्षण शिविर में जो विपक्ष में बैठे इनेलो को इतना ऐतराज हो रहा है? ऐसा क्या सिखाया जा रहा है? आप बताइए पहले कि क्या सिखाते क्या है आप प्रशिक्षण शिविर में? इनकी पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं, ये मैंने आपको दोनों नेताओं की बात बता दी। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रशिक्षण वर्गों में क्या होता है ये भी बता देता हूं, क्योंकि आशंकाओं में कोई कुछ और अंदाजा लगा रहा है, कोई कुछ और लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर निरंतरता से प्रशिक्षण किया जाता है। हम भाजपा जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता हमारा वैचारिक अनुष्ठान से बंधा हुआ है। भाजपा वैचारिक अनुष्ठानों से बंधी हुई पार्टी है और हमारा विचार क्या है? भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना हमारा विचार है। भारत माता की जय और भारत माता की विजय करना हमारा अनुभव, हमारा इस प्रकार का विचार है। हम जब नारे लगाते हैं भारत माता की जय, हमारी रैलियों में ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ भारत माता की जय की बात होती है, वंदे मातरम की बात होती है। ये एक हमारी पार्टी को अन्य पार्टियों से भिन्न करता है। यही हमारा विचार है कि किस प्रकार से हम लोगों ने अपना सर्वस्पर्शी हमारी पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सर्वव्यापी हमारी बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है टीना जी, आ रहा हूं, उनको रख लेने दीजिए। वो बता रहे कि आखिरकार शिविर में सिखाया क्या जाता है, वो बता रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी जो भारतीय जनता पार्टी है, सर्वस्पर्शी हमारे हर वर्ग से हमारे कार्यकर्ता आते हैं और सर्वव्यापी यानी हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। ये भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता है। इन लोगों को इन्हें सीखने की आवश्यकता है अनुशासन, मर्यादा, राष्ट्रवाद, अंत्योदय। हमारा चिंतन क्या है? आपने रिपोर्ट में बताया विवेक जी, बड़े सुंदर तरीके से बताया कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो है उसकी चिंता करना। कांग्रेस का एक बयान सुना था मैंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान था। उन्होंने कहा कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हमारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे ऐसी कोशिश करेंगे। आज टीना जी सुनकर जाएं भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है। भारतीय जनता पार्टी की योजना अंतिम व्यक्ति से शुरू होती है और उसके बाद आगे आती है। ठीक है, अब टीना जी से जवाब ले लेते हैं। विदु रावल जी अब जवाब ले लेते हैं। टीना जी जवाब दीजिए। सर पहले इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी कोई नीति है नहीं। ये दरअसल ये अपना देश की इतनी बड़ी पार्टी बन गई, विदेशों में जिसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, देश विदेश में तमाम जो है सबसे बड़ी पार्टी कहलाने लगी है बीजेपी। दावा सीना ठोक के कहती है बिना नीति के। जी देखिए, देश की अर्थव्यवस्था तो गर्द में पहले से जा चुकी है। अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें तो आर्थिक अर्थव्यवस्था सबसे अच्छे चरण में चल रही है, दुनिया में सबसे बेहतर चल रही है। जीडीपी के आंकड़े देखिए, क्या आप कहाँ के आंकड़े पकड़ रही है? जवाब नहीं दिया इन्होंने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विदु रावल जी पहले इनकी बात पूरी कह रही है देश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कांग्रेस पार्टी की अर्थव्यवस्था खराब है। आखिरकार सुन ले विदु रावल जी, सुन लेते आखिर कहना क्या चाहती हैं। नहीं वो किस बेसिस पर कह रही है? सुन लेने दीजिए। टीना जी को भी सुन लीजिए, आप बोल रहे थे वो सुन रही थी, सुन लेते हैं। एक आंकड़ा देकर बताइए, इस प्रकार से ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दीजिए। आपकी अर्थव्यवस्था वाकई में गर्क में है। संकट पर बात करिए सर, हरियाणा के संकट पर बात करिए, किस तरीके से बताइए आप हरियाणा पर। आपके कहने से एक आंकड़ा दीजिए, एक आंकड़ा दीजिए कोई। आपको पता है कितने डरे हुए लोग डरे हुए हैं अंदर से, क्योंकि देखिए किस आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, लोग नहीं डरे हुए। क्या बातें कर रही हैं आप? उसको और ये यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। पर मैं इनको एक सलाह देती हूँ, कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाकर इंडेक्स में हरियाणा की प्रदेश की जो नहीं देश का जो है वो रैंकिंग देखिए किस तरीके से गिर गई है। सीएमआई की रिपोर्ट उठाकर देखिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट उठाकर देखिए, कितनी रिपोर्ट्स हैं ऐसी जो बार बार दिखा रही हैं ये जो और आप ये आके क्या कहेंगे कि नहीं दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं जो है वो एडवर्टाइजमेंट ये सब झूठ दिखाते हैं। ये बार बार ये कह रहे हैं ना शब्द, ये जुमला दिखा रहे हैं। हाँ
हमने ये काम किया है। पर ठीक है, देखिए मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। टीना जी, मुद्दों पर बात करते हैं। तमाम सियासी उठापटक अपनी तरफ है, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, तमाम बातें हैं, लेकिन मुद्दा यही है आज हमारा कि आखिरकार अगर बीजेपी प्रशिक्षण शिविर कर रही है, आप भी अपने कार्यक्रम चलाते हैं, विपक्ष आपके द्वार, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आप चला रहे हैं और जाते हैं, तो आप भी तो अपनी पार्टी की रीति नीति का प्रचार प्रसार ही करते हैं। देखिए, हम लोग तो मना नहीं कर रहे, हम लोग तो कह रहे हैं अच्छा है प्रशिक्षण कीजिए, इनको थोड़ी, पर अपने कार्यकर्ताओं और इनके अपने नेताओं को भी तो थोड़ा ज्ञान दीजिए, बताइए उनको। तो ऐसा क्या बोल रहे हैं कि इनके नेता और कार्यकर्ता ऐसा अगर क्या बोल रहे हैं इस डिबेट में? नेता और कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं? अगर जनता के बीच में अगर नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी गलत बात कह रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि आप हमें एक तो वोट देंगे तो मैं आपको कुछ अलग से लालच दे रहा हूँ? जो मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि एक तो जनता को विपक्ष बनना पड़ेगा, जनता को सामने आना पड़ेगा कि अगर फिर आपकी भूमिका कहाँ जाएगी? अगर जनता विपक्ष बनेगी तो आपकी भूमिका कहाँ जाएगी? हम लोग भी हैं, बट जनता को भी बनना पड़ेगा। मेरी सलाह है जनता से, स्टेटमेंट क्योंकि इसको फ्रेम करना पड़ेगा, स्टेटमेंट जैसे झुंझुना पकड़ाते हैं, बनकर चलेंगे, मीम्स बनेंगे इस बात पर। जनता को क्या बनना चाहिए टीना जी? से इनको बाहर फेंकना सबसे जरूरी है। एक बार बताइए फिर से। जरूरी है, बिल्कुल सत्ता से आप लोगों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देश जो प्रदेश की जो सत्ता से अगर आप बाहर निकालने की बात कर रहे हैं टीना जी, तो विपक्ष को इतना मजबूत होना पड़ेगा। और ये चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी की बात कर ले, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ले, तमाम बड़े नेताओं की बात कर ले, जिनका अनुभव वाकई में बताता है कि राजनीति में उन्होंने कुछ न कुछ अतुल्य योगदान दिया है। वो खुद कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी खुद संसद में बोले हैं कि अगर जिस दिन विपक्ष लोकतंत्र में नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। अगर देश की जनता अगर सिर्फ बीजेपी को पसंद कर रही है और विपक्ष धीरे धीरे साफ होते जा रही है, हर राज्य से धीरे धीरे इलाकों से अगर विपक्ष का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, तो इसमें विपक्ष की कमी है या फिर पार्टी की रीति और नीति की विजय है कि हाँ, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और लोगों को वाकई में अपने पाले में लाने में वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी में ऐसी कौन सी कमी है? आपकी पार्टी में कहां खामियां आ रही हैं? क्यों आपका संवाद स्तर लोगों से घटता जा रहा है? इस पर मंथन नहीं करना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, हम लोगों ने मंथन लगातार कर रहे हैं और हम इस पर अब काम भी कर रहे हैं कि जो हमारी नाकामयाबी रही है, जो हमारी कमियां रही हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम जनता के सामने इनकी कमियों को भी उजागर करेंगे कि किस तरीके से हरियाणा प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। ये उस पर बात का जवाब नहीं देंगे कि इतना कर्ज कैसे आ गया है, लेकिन कुछ आपने भी छोड़ा होगा, कुछ उन्होंने बढ़ा दिया, देंगे, होर्डिंग्स लगवा देंगे। जी टीना जी, मैं बता, कुछ आपकी भी सरकार में रहा होगा। नहीं, ऐसा आपकी सरकार में हरियाणा कर्ज में नहीं था? आपकी सरकार में हरियाणा कर्ज में नहीं था? हमारी सरकार में रहा होगा, तभी तो इनको बिठाया ना जनता ने, इनको बिठाया। हमारी ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में रहा होगा, इन पे भरोसा किया। भाजपा की सरकार में इतना, भाजपा की सरकार में इतना कर्ज है आपको पता है? आपकी सरकार में कितना कर्ज था आपको नहीं पता है? नहीं, तो अब की बात करेंगे ना, वर्तमान में क्या हो रहा है। ठीक है, सत्ता बदलनी थी जनता को, बिल्कुल। सरकार में विधु रावल जी बैठे हैं, तो सवाल तो हम उन्हीं से पूछते हैं ना। हम सवाल तो हम उनसे पूछ ही रहे हैं। सरकार में होते तो हम जवाब देते। हाँ, तो मेरा ही बनता है जवाब देना। ठीक है, विधु रावल जी आप जवाब दीजिए। फिर कृष्ण कुटेल साहब भी बहुत मंद मुस्कान ले रहे थे, वो आपके पास भी आऊंगा। मैं टीना बहन जवाब दे रहा हूँ। मेरी आवाज दोबारा से रिपीट होने लग गया, प्लीज ठीक करवा दें। ठीक है, चलिए। टीना जी को बता दूं, जब हुड्डा साहब सत्ता से गए थे, उससे पहले वाले बजट में जो हुड्डा साहब ने खुद डिक्लेयर किया था, 2014 का बजट की बात कर रहा हूं, उसमें 70,000 उन्होंने फिजिकल डिफिसिट दिखाया था, अपना कर्ज दिखाया था, माफी चाहूंगा, जो उन्होंने लिया हुआ था। और उसमें एक चीज जो वो छुपा गए थे, वो 28,435 करोड़ रुपए का जो बिजली कंपनियां हरियाणा की थी, जो सरकारी बिजली कंपनियां थी, उसके कर्ज को उसमें नहीं जोड़ा था। इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ ये भी बता देता हूं हरियाणा की जनता को, क्योंकि बजटरी गारंटी नहीं मिली 27,435 करोड़ रुपए पर बिजली कंपनियों को, उसकी वजह से 3-3.5 गुना महंगा इंटरेस्ट रेट देना था। मैडम सुना, आप सुनेंगे तो आपको नहीं जानकारी मिलेगी।
जो लगे हैं वो पुराने। अरे मैडम सुनिए, सरकार की द्वारा लगाए। आपके जीडीपी का साइज उस समय जो है, यानी हमारे जीडीपी का, हरियाणा के जीडीपी का साइज उस समय 3.9 लाख करोड़ था। उसमें आपने 98,000 करोड़ रुपए का किया हुआ था, यानी आपका फिजिकल डेफिसिट जो था लगभग 25% था। और उसमें भी आपने छुपाकर जितना बड़ा अपराध किया था, हमने आकर सत्ता में वो 28,500 जब तक हमारा बजट आया, आपने सिर्फ सत्ता में आकर हमने उसको बजट की गारंटी। मैडम सुनिए, एक बात सुनिए मैडम, सुनिए, जानकारी मिल रहा हूँ। नोट कीजिए, पेन उठाइए, नोट कीजिए, मजाक करेगा। गाड़ियां खरीदी है अपने लिए। मैडम पैसे का दुरुपयोग किया है जनता का। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि मैं जो है। टीना जी, आपने नहीं बताया कि आपकी सरकार में कितना कर्ज था। वो बता रहे हैं, उनके पास जो डेटा है, आप अपने डेटा से गलत साबित कर दीजिए। ऐसे गलत डाटा ना बताएं ना। इन्हें बताइए कि कितने थर्मल प्लांट उन्होंने लगाए सरकार में। विषय पर आने दीजिए, डिबेट को सार्थक होने। ठीक है, तो उनके फीते काट रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है, कितने विश्वविद्यालय बनाए बताइए। ठीक है, चलिए हम आपका ही एक सवाल ले लेते हैं विदु रावल साहब से। विदु रावल जी, क्या सत्ता की मलाई चाटने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है? इसका भी जवाब दे दीजिए। आरोप लगाया था इन्होंने। देखिए, सत्ता की मलाई क्या होती है? सत्ता की मलाई ये होती है कि देश के अंदर केरोसिन छिड़क कर, जो इनका शहजादा है आज विदेश में गया हुआ है। टीना जी बता दें इस समय राहुल गांधी जी कहां पर है? मत करिए, फिर हम भी बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगी। देखिए, अब तो संसद ने भी कुछ शब्द प्रतिबंधित कर दिए हैं। शहजादा, इस तरीके से बात मत करिए किसी भी पार्टी के। ठीक है, आपके मैं भी बोलूंगी। एक बार आप बोलिए ना मैडम, आप कमी थोड़ी बोल रहे हैं। आपने मलाई और पता नहीं क्या क्या बता रही है। हमारे लिए सत्ता सेवा का साधन है, आपने मलाई चाटने का साधन था। आप वही बता रही है प्रकार का सरकार के आपने संस्कार लिए। एक बार मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज। आप लगातार इंटरप्ट कर रही हैं। मैं विवेक जी वेट कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल मुझे बता दें। ठीक है विदु रावल जी, आप जवाब दीजिए। उसके बाद जो है टीना जी आप भी जवाब दीजिएगा। आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। हमारे साथ कृष्ण कुटेल साहब भी जुड़े, उनके पास भी मुझे जाना है। विवेक जी, हम अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर डिबेट करते हैं। बिल्कुल, अच्छे स्तर के लोगों को बुलाया कीजिए जो इस प्रकार से डिबेट को डिरेल ना करें। अब ये बता दें, वो मलाई की बात कर रहे हैं ना, हफ्ते में एक बार विदेश में क्यों जाते हैं? महीने में 3-3 बार विदेश क्यों जाते हैं राहुल गांधी जी? क्या ऐसा गुप्त काम करते हैं वहां पर विदेश में? बता दें एक बार। सोनिया गांधी जी इतना महंगा सूट पहनते हैं, उसके बारे में बताइए। चश्मा इतना महंगा लगाते हैं, इतना पैसा हमारे देश के माननीय आपको पूरा मौका देंगे, आप जवाब दीजिएगा। पूरा मौका देंगे, आपको जवाब दीजिएगा। उनको बात पूरी कर लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब घुटनों के ट्रांसप्लांटेशन होना था तो उन्हें विदेश में, यूएस में जाकर अपॉइंटमेंट दी गई। उन्होंने उसको कैंसिल किया और अपने मेडिकल ऑफिसर को कहा कि मैं अपने देश के अंदर इलाज करवाऊंगा, मेरे देश के अंदर इलाज होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज करवाया था। सोनिया गांधी जी इतने सालों से कहां किस चीज का इलाज करवा रही है? बताएं, और बताएं, हम भी उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। लेकिन ये पेचीदगी भरी बातें। दूसरा, एक दिन के लिए रजिस्ट्रियां क्यों खोली थी रॉबर्ट वाड्रा के लिए? हरियाणा के एक्सचेकर का पैसा आपसे जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए। और उस दिन रॉबर्ट वाड्रा अपनी रजिस्ट्री करवाकर चला गया। क्यों खोली थी एक दिन के लिए? 12,000 एकड़। टीना जी देखिए, टीना जी, विदु रावल साहब प्रोफेसर हैं, उनके पास बहुत जानकारी रहती है। थोड़ी तैयारियां जो है और करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी है। हम लोग पीएचडी किए हुए हैं, हमें कमजोर समझ रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो आप देखिए, संवाद का स्तर क्या होता है? संवाद का स्तर यही होना चाहिए ना कि जो कोई भी आम व्यक्ति, ऐसा नहीं कि प्रोफेसर है ये, मैं भी प्रोफेसर हूँ, ये नहीं बोलेंगे बीच में इस तरीके ठीक है, शहजादी। ठीक है, तो आपको शहजादे शब्द से इतना क्यों ऐतराज हो रहा है? अच्छा, क्या प्रिंस बोलूं क्या? ये कह रही है इटली में क्या बोलते हैं? ठीक है टीना जी, विदु रावल जी, मैं ही आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शहजादा शब्द मत कहिए। अच्छा, राजकुमार बोलते हैं। आप शहजादा शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, मैं अपील कर रहा हूँ। राजकुमार, ठीक है, राजकुमार बोल दूंगा मैं। आपकी अपील का सम्मान करता हूँ। अब प्रिंस बोल दूंगा, राजकुमार बोल दूंगा। मुझे पता नहीं, मुझे इटालियन भाषा आती नहीं, तो इटालियन में जो बोलते हैं वो बोल। आपको बुरा लगता है। अब मुझे बात पूरी करने दीजिए। मेरा इतना केवल कहना है कि हमारे लिए जो है, हर कोई जानता है मनोहर लाल जी किसके लिए कर रहे हैं? हरियाणा की जनता के लिए कर रहे हैं। उनको अपने बच्चों का आगे लालन पालन नहीं करना है,
उन्हें अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनके लिए ठीक है। जो नाम रखा है ठीक है, बहुत माँ और बेटा जो है इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी के चक्कर काट रहे हैं। बड़ी गाड़ियों में अपना भविष्य, अपने परिवार के भविष्य तक सीमित है। हमारे यहाँ पर देश और प्रदेश के भविष्य के लिए, देश और प्रदेश के नागरिकों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान जाकर कहते हैं। ठीक है, विद्रोहल जी, अब मैं रोकना चाहूंगा। बहुत देर से हमारे साथ कृष्ण कुटेल साहब जुड़े हुए हैं, बहुत अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं कृष्ण कुटेल जी के पास आना चाहूंगा। कुटेल जी, आप ही बताइए, अगर आप भी आज करनाल में आपके भी पार्टी के नेता ने सम्मेलन किया, अभय सिंह चौटाला ने, और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और कुछ दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आपकी पार्टी का दामन थामा है। आप अपना कुनबा बढ़ाने पर पूरा जोर दे रहे हैं, बीजेपी भी अपने कुनबा बढ़ाने पर पूरा जोर दे रही है, अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, बता रही है कि कैसे आपको बात करना है, क्या आपको जनता के सामने प्रेजेंट करना है। अगर ऐसे में अगर आपके नेता ये कहते हैं कि आपका सम्मेलन है और बीजेपी का सम्मेलन लूट खसोट करने के लिए ये कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जा रहा है, तो ये विरोधाभास क्यों है? देखिए, चिंतन मंथन करना वो सब पार्टियों का अधिकार है, और सब पार्टियां जो है तो चिंतन मंथन करती हैं, शिविर लगाती हैं, और जो है कि वो संगठन को मजबूत करने का काम भी करती हैं। लेकिन आज जिस प्रकार की स्थिति पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी हुई है, और अभय चौटाला जी का बयान जो है कि वो सही जो है कि वो साबित होता है, क्योंकि आज बीजेपी सरकार ने जो है कि लोगों को लूटने का काम किया है। आप देख रहे हैं करनाल के अंदर कितने बड़े पैमाने पर जो है कि वो भ्रष्टाचार है। आज भ्रष्टाचार जो है कि आसमान को जो है कि छू रहा है, और हमारे सीएम साहब कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा प्रदेश को जो है कि बनाना चाहते हैं। विद्युत रावल जी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जनता के साथ जो वायदे करते हैं, आज तक वो वायदे जो है कि इन लोगों ने पूरे नहीं किए। इनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम 15 लाख, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की सियासत पे बात कर रहे हैं। कुटेल साहब, हम प्रदेश की सियासत पर बात कर रहे हैं। अब प्रदेश में आप बताइए कि किन किन मुद्दों पर वादा खिलाफी की गई है। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी, कहा कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, तो अभी विद्युत रावल जी कह रहे थे कि हमने जो है कि लोगों को जो है कि युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। तो लेकिन आज युवा क्यों आंदोलित है, आज किसान क्यों आंदोलित है? कहा कि अभी किसानों के बारे में जो है कि विद्युत रावल जी बोल रहे थे कि हम किसानों का एमएसपी रेट जो है कि हमने उसको दिलाने का काम किया है, उनके पक्ष के अंदर जो है कि उनके लाभ के लिए जो है कि ये काम हम लोगों ने किया है। तो आज किसान क्यों आंदोलित है, आज क्यों मजदूर आंदोलित है? किसान आंदोलित नहीं है, किसान नहीं है, युवा नहीं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलित है। तो आज ये तमाम समस्याएं जो है कि वो लोगों के सामने है, और आज बेरोजगार जो है कि आज फांसी लगा करके जो है कि वो मरने के कगार पे है। अग्निपथ योजना जो है लेकर के आए, बड़े बड़े दावे करके कहते थे अग्निपथ योजना ये है। 4 साल के अंदर वो क्या कर लेगा? ना वो सैनिक होगा, ना वो एक्स सर्विसमैन रहेगा। लेकिन फिर भी उसी 4 साल की नौकरी करने के लिए लाखों बच्चों ने आवेदन किया है। लेकिन आवेदन किया है तो, लेकिन बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर नंबर 1 पर है, तो क्या करेगा युवा? आप ये बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। विद्युत रावल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास लौटना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती है, पहले गाँव में बैल से, हल से खेती की जाती थी, उसके पीछे 2 आदमी लगाए जाते थे, धान की फसल खड़ी हो गई, 10 आदमी उसको काटने के लिए लगते थे, 10 मजदूर लगते थे उसको काटने के लिए। आज का जमाना क्या है? ट्रैक्टर बुलाया, पूरे का पूरा खेत जो है, जो बैल से घंटों तक जोता जाता था, दिनों दिन कई दिन लग जाते थे, आज वो ट्रैक्टर आता है, 1 घंटे में पूरा का पूरा खेत जो है उसकी जुताई कर चला जाता है। मशीन आती है, थ्रेशर मशीन, पूरी की पूरी धान काट कर चली जाती है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ेगी। फिर लोग जिन कामों को गांव में, जिनको गांव में रोजगार मिलता था, बीजेपी नहीं किया है क्या? ये तमाम सरकारों की उपलब्धियां हैं कि टेक्नोलॉजी को आपने बढ़ाया है। ये तमाम सरकारों की उपलब्धियां हैं। सरकार की उपलब्धि है तो सरकार उसके ऊपर काम करे कि हमने किस प्रकार से जो कि बेरोजगारी को खत्म करना है। आज उद्योग धंधे, तो आप बताइए आपके पास बेरोजगारी को खत्म करने का कोई ब्लूप्रिंट है क्या? अभय सिंह चौटाला के पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है कि हर एक शख्स को रोजगार दिया जा सके? हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक घर को रोजगार देने का काम करेंगे। कैसे? लेकिन
कैसे? जनता को बताइए ना, आप बताइए जनता को कि हर शख्स को कैसे रोजगार देंगे। आप सरकार बनाइए अपनी। चौधरी जो है कि अभय चौटाला जी ने आज करनाल के अंदर बयान भी दिया है कि हम ऐसी नीति तैयार करेंगे कि प्रत्येक घर के अंदर हम रोजगार देने का काम करेंगे, और रोजगार दिया है। रोजगार एक तरफ आप प्रत्येक घर रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। विधु रावल जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, जो एक कहावत होती है, ठीक है कुटेल साहब। कुटेल जी, पीएचडी व्यक्ति है कि वो पकौड़े समोसे बना करके काम करेगा क्या वो? ठीक है, लेकिन ठीक है। तो इसका मतलब कि आपसे पहले जब तक प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा था, उसके पहले तक जो लोग पकोड़े तलते थे, जो लोग रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकानें लगाते थे, समोसे बेचते थे, कुछ भी करते थे, हाँ, तो वो उनका रोजगार नहीं था। ये लागू करे ना अपने आप पे लागू करे ना, बड़ी बड़ी बातें क्यों बोलते हैं? तो क्या वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके पकौड़ा तलने चले जाएंगे क्या? नहीं, जो लोग ये बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री होता है, में पापड़ तो चलाता है, तिहाड़ में पापड़ बनाते। ठीक है कुटेल साहब, जवाब ले लेते हैं, समय बहुत कम है, जवाब ले लेते हैं रावल साहब। इन लोगों को इम्प्लीमेंट करना ठीक है, ठीक है कुटेल साहब, आपने तमाम बातें कही, जवाब ले लेते हैं। विधु रावल जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं टीना करवीर जी आपसे ही फाइनल कमेंट लूंगा। इन्होंने नीति नहीं बताई, बस इन्होंने एक काल्पनिक बात कही कि जब इनकी सरकार आएगी तो सबको नौकरी देंगे। तो इसलिए एक पुरानी कहावत है ना, नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बिल्कुल वही उसी के तर्ज पे ये किस प्रकार का भी वादा करते हैं। लेकिन सुनिए, लेकिन कुटेल जी ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखिए कुटेल साहब, ये कड़वी सच्चाई है कि 130 करोड़ भारतीय को चाहे किसी की भी सरकार आ जाए रोजगार नहीं दे सकती। ये कड़वी सच्चाई है और इस बात को हम लोग जितना जल्दी ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे इनेलो की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हम रोजगार पर सवाल पूछते हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि 130 करोड़ आबादी को नहीं रोजगार दिया जा सकता। ये वाकई में बहुत कड़वी सच्चाई है जो शायद हर किसी को मान लेना चाहिए, सरकारें किसी की हो। आपको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन 130 करोड़ वासियों को वाकई में रोजगार देना संभव नहीं है। कृष्ण कुटेल जी, मेरा अधिकार नहीं है कि आपकी बात का जवाब देने का? बताइए। देखिए, आपने ऐसा नहीं कि राधा नहीं नाचेगी तो आप नोमन। ठीक है, फाइनल कमेंट विधु रावल जी, फाइनल कमेंट इसी में बता देता हूँ। 1999 से लेकर 2005 तक इनकी सरकार रह चुकी है। उस समय इन्होंने 6,832 लोगों को नौकरी दी थी, जिसमें से लगभग आधे 3206 चूल्हे बुझाए थे पात्र लोगों को, और उसी के कारण 10 साल तक तिहाड़ में पापड़ बनाए हैं। इनके पार्टी के सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने अग्निपथ को लेकर इन्होंने जो बात कही है, इनकी बात इन्होंने। ठीक है विधु रावल जी, टीना करवीर जी और कृष्ण कुटेल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अमित नेहरा जी भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फोन लाइन पर जुड़े थे बहुत देर से हमारे साथ में। तो बीजेपी का चिंतन मंथन शिविर, प्रशिक्षण शिविर जो कह लीजिए आप, वो फरीदाबाद में चल रहा है। सूरजकुंड में बताया जा रहा है बीजेपी के वर्करों को कि आखिरकार जनता के बीच में किस नीति और किस रीति के साथ में जाना है और जनता को कैसे आगामी चुनावों के लिए अपने पाले में लाना है। फिलहाल मसला में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।